Chapter number 12, last chapter of your business studies class 12 syllabus, consumer protection. सो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसका कॉन्फिडेंस रिटेन रहे मार्केट के अंदर। किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट मार्केट में खरीद रहा है वो प्राइस फेयर होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू दी मार्क होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। कंज्यूमर अल्टीमेटली होता कौन है? जो प्रोडक्ट को खरीदता है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। सो अल्टीमेटली अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस द फाइनल प्रोडक्ट इज सेड टू बी द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपने अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए वॉच खरीद के उनको बर्थडे पे गिफ्ट कर दी और वॉच में कोई डिफेक्ट निकला, मान लो कि उनकी रिस्ट में कोई डैमेज हो गया, इतना मैसिव उसमें कोई डिफेक्ट था, तो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे बिकॉज आप कस्टमर थे। आपके ब्रदर या सिस्टर जिनको डैमेज हुआ दे विल बी एलिजिबल टू फाइल द कंप्लेंट एज अ प्रूफ मेडिकल कि देखो उस टाइम पर हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, इतना डैमेज हो गया, इतना हीटअप हो गया इसका बैटरी या फिर व्हाट्सएवर, तो बिकॉज दे हैव गॉट इंजरी आउट ऑफ इट, नो, सो दे विल बी अल्टीमेटली ट्रीटेड एज द कंज्यूमर। अब काफ़ी केसेस में लोगों को ऐसा लगता है कि सर कंज्यूमर वही बंदा काउंट करा जाएगा जो पूरी पेमेंट कर चुका होगा। बेटा काफ़ी बार हम इंस्टॉलमेंट्स पे सामान खरीद लेते हैं। अब जैसे आपने 10 महीने 12 महीने में भी 2 साल तक की आपने इंस्टॉलमेंट्स खींच रखी हैं और ड्यूरिंग द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टाइम पीरियड आपको कोई प्रोडक्ट से दिक्कत होगी, मान लो 6 महीने में 7 महीने में आपका फ़ोन खराब हो गया या वॉशिंग मशीन आपने इंस्टॉलमेंट्स पे ली थी उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, एसी में कोई डिफेक्ट हो गया और उससे आपकी हेल्थ को कोई मैसिव इंपैक्ट हुआ या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो गई, तो यू कैन क्लेम डैमेजेस जो भी आपको हुए हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू कंप्लीटली पे फॉर द प्रोडक्ट। इवन ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट्स पीरियड अगर आपको कोई प्रोडक्ट से डिफिकल्टी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो बेटा एक है राइट टू बी हर्ड और एक है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है वो ये आपको राइट देता है कि आपकी बात की सुनवाई कंपनी करेगी और आपको अगर वहीं से रिलीफ मिल गया तो आगे आपको फिर कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही देन यू हैव द नेक्स्ट अबव राइट, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। आपको रिलीफ का एक राइट है कि अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं हुई तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट कीजिए, और ऐसा फोरम जहां पर आपको लॉयर की भी जरूरत नहीं है, आप खुद अपना केस वहां पर फाइल कीजिए और बताइए कि आपके साथ क्या क्या डैमेजेस हुए, पूरे प्रूफ के साथ आप अपनी फाइल तैयार कीजिए। और वहां पे जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, बेटा क्या होता है ना, कंज्यूमर कोर्ट में जज नहीं होता, वहां पर ना प्रेसिडेंट होता है, तो वो आपकी पूरी बात सुनेंगे और बाकी वहां कुछ मेंबर्स होते हैं 2-3। अब इसकी मतलब अल्टीमेटली स्टाफ कम क्यों है? क्योंकि बेटा रोज तो केसेस आते नहीं है और बेटा ना ही सारे कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा अवेयर हैं कि वो डेली जा जाके कंप्लेंट्स करें। हालांकि फ्रॉड बहुत होते हैं बट काफ़ी कंज्यूमर्स अनअवेयर हैं कि उनके राइट्स क्या है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, इसको डिटेल में समझें, सो दैट वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन राइट्स। एक एक्ट आया था आज से बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले, जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब उसमें क्या था कि जो कोर्ट्स का सिस्टम था और अल्टीमेटली जो मेंबर्स का सिस्टम था और जो रिलीफ्स का सिस्टम था, इट वाज क्वाइट आउटडेटेड आज के हिसाब से। तो 2019 में गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस करा। एक्ट का नेम उन्होंने सेम रखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, विच वाज काइंड ऑफ एन amendment or some kind of changeovers in the act that we had in 1986. पहले सिलेबस में 1986 वाला ही पढ़ाया जाता था, बट अब आपके सिलेबस में 1986 वाले के पार्ट्स नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है। नाउ इट विल बी 2019। डू रिमेंबर द ईयर 2019 के अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए, कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है? तो कंज्यूमर को ऐसा समझा जाता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है, बात ठीक है कुछ हद तक, बट डिटेल में अगर हम बात करें तो बेटा कंज्यूमर आप देखें गुड्स के भी होते हैं या फिर सर्विस के भी होते हैं। आप स्टूडेंट्स हो मेरे, आप मुझसे भी क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, हम क्या ले रहे हैं? वहाँ पे सर्विस ले रहे हैं। हम अल्टीमेटली किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वो टेलीकॉम वालों से हम क्या ले रहे हैं? सर्विस। सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर। बट गुड्स के अंदर जो चीज़ें टेंजेबल हैं, जो चीज़ें फिजिकल हैं, लाइक फर्नीचर आइटम्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, टेक्सटाइल आइटम्स होते हैं, तो ये सब चीजें आपके गुड्स में कंसीडर करी जाती हैं। तो जब एक पर्सन इन चीजों को खरीदता है किसी कंसीडरेशन के लिए, मतलब उसके बदले कुछ पैसा तो देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन ओवर हियर? ऑब्वियसली मनी। अब मनी इज नॉट नेसेसरी टू बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कुड बी इन द यूपीआई ट्रांसफर, इट कुड बी एनी अदर वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी। बहुत तरीके से पैसे ट्रांसफर करे जा सकते हैं। अब या तो पेमेंट कर दी गई है या प्रॉमिस करी गई है कि हफ्ते बाद कर देंगे, या आधी कर दी है, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली कि हम आगे चल के पेमेंट रिमेनिंग वाली क्लियर ऑफ कर देंगे। और उस ड्यूरेशन में भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होगी तो यू आर एलिजिबल टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इन गुड्स के टाइम पर अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आप जिसने खरीदा प्रोडक्ट उसका कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने अपने ब्रदर को घड़ी गिफ्ट करी तो उसने आपको कंसेंट दिया कि मैं बायर हूं, कोई बात नहीं, बट तेरा बर्थडे है तो मैंने तेरे को ये घड़ी गिफ्ट कर दी।
देन ओनली अगर आपके ब्रदर को उससे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कंप्लेंट फाइल कर पाएगा। अगर उसने अभी कंसेंट के बिना वो वॉच यूज करी थी जो कि थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड कर रहा है, तो इन दैट केस ही विल नॉट बी एबल टू फाइल दी कंप्लेंट। ही विल से कि मुझे तो पता था कि वॉच में दिक्कत है और तूने यूज करी, तो अब ये तेरी ही गलती मानी जाएगी। तो बायर के इससे पहले पूछना पड़ेगा कि इफ द प्रोडक्ट इज इन द सेफ कंडीशन और नॉट, सो दैट कंसेंट मिलना जरूरी है। देखो थ्योरेटिकली उन्होंने लिखा हुआ है, बट अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो इस पॉइंट की ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायर होता है वही प्रोडक्ट का क्या माना जाता है, कंज्यूमर माना जाता है। या फिर अगर बायर अपने किसी नोन को भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे रहा है तो वो फॉर श्योर अपना कंसेंट सामने वाले को दे देगा कि भाई तो यूज कर ले, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त को अपनी मोटरसाइकिल दे दी, अपनी गाड़ी दे दी कुछ टाइम यूज करने के लिए, इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम हो गई और कंपनी में कंप्लेन करनी पड़ी, तो आपका दोस्त कंप्लेन डेफिनेटली कर सकता है कि भाई मैंने यूज करी, मुझे ये दिक्कत हुई, इंजन में दिक्कत है या फिर ये ब्रेक में दिक्कत है, और अगर उससे कोई मिस हैपनिंग होगी तो आपका दोस्त पैसे वसूल कर सकता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो दोस्त है वो उस कार का क्या था, कंज्यूमर था। सो बात को जरा समझो, जो बायर है उसका कंसेंट अगर आपके पास है और कुछ दिक्कत हो गई तो कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सेम थिंग्स आर वैलिड फॉर द सर्विस ऑल्सो। ऊपर गुड्स के बारे में लिखा गया, नीचे मेरा बेटा सर्विस के बारे में बात करी गई है। कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है? जिस कंज्यूमर ने प्रोडक्ट यूज करा वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत नहीं होती, एडवोकेट की। नॉर्मल बेटा हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं या फिर हम किसी भी लोकल कोर्ट में जाएं तो वहां पर आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी अपना केस आगे प्रोसीड करने के लिए। बट इन कंज्यूमर कोर्ट यू डोंट नीड एन एडवोकेट, ऑल यू नीड इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ द फॉल्ट दैट यू हैड, मतलब गॉट, और या इंजरी हुई, जो भी प्रॉब्लम हुई, यू नीड अ प्रूफ फॉर दैट, फाइल चाहिए। इसलिए कहता है जब भी प्रोडक्ट लो तो उसका बिल जरूर लो, और थोड़ा सा अवेयर रहो, एक्सपायरी डेट जरा चेक कर लो और उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो, और उसमें चेक कर लो कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपको एलर्जी है। तो वो सब चीजें प्रोडक्ट पे लिखनी, लेबलिंग पे कंपलसरी गवर्नमेंट ने करी हुई है। कंज्यूमर एसोसिएशंस कुछ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अब जनरली क्या होता है कि अकेला कंज्यूमर जब जाके केस लड़ता है तो उसकी उतनी सुनवाई नहीं होती, पर जब 10-15 लोग जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं ना तो उनकी सुनवाई के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको रिलीफ भी जल्दी मिलता है। तो कंज्यूमर ऐसे लोगों की हेल्प ले सकता है अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ। तो काफी बार क्या होता है ना, मल्टीपल लोगों के साथ फ्रॉड होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर शॉप में जाके, तो वो लोग मिलकर यहाँ पर जाके अप्रोच करें। और जब इतने सारे लोग बेटा कोर्ट में जाएंगे तो उनकी बात का कंक्लूजन बहुत अर्लीस्ट निकल कर आएगा। बेटा गवर्नमेंट भी काफी बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालती है, टेंडर निकालती है फ्लाईओवर्स के, बिल्डिंग्स के, और अगर उनका काम टाइम से करके कंपनी ना प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट भी उन कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है इन दी कंज्यूमर कोर्ट्स की। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर है। अब गवर्नमेंट खुद थोड़ी बिल्डिंगें बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, वो क्या निकालती है, उनके टेंडर निकालती है कि अल्टीमेटली कितने पैसों में आप बना सकते हो, वो हमें बताओ। हम अकॉर्डिंगली जिनका सस्ता पैसा होता है गवर्नमेंट उनको पेमेंट देती है आगे। अब गवर्नमेंट जब पेमेंट दे रही है तो वो टाइम से सर्विस भी एक्सपेक्ट करेगी कि हमारी बिल्डिंग टाइम से बने या फिर हमारा फ्लाईओवर या रोड टाइम से बन के दे। अब गवर्नमेंट क्योंकि उसके बदले पेमेंट दे रही है ना भाई, थोड़ी प्राइवेट कंपनी कोई फ्री में रोड बना देगी, प्राइवेट कंपनी कोई फ्री में बेटा फ्लाईओवर बनाएगी, प्राइवेट कंपनी कोई फ्री में अल्टीमेटली उनकी बिल्डिंग खड़ी करेगी। इस सब के लिए वो कंपनी गवर्नमेंट से पेमेंट लेती है, और अगर पेमेंट मिल जाने के बाद वो कंपनी टाइम से अपना टेंडर कंप्लीट करके नहीं दे, सो आफ्टर ड्यूरिंग दैट टाइम गवर्नमेंट कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट कंपनी कि हमने तो उनको इतना टाइम दिया था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, हमारा काम टाइम से नहीं हुआ, बाकी पेमेंट हम इनको नहीं करेंगे, और जो पेमेंट इन्होंने कर रखी थी वो हमें वापस चाहिए। तो कोर्ट में गवर्नमेंट भी नॉक नॉक कर सकती है अपने अमाउंट वापस लेने के लिए। और अगर किसी एक प्रोडक्ट से मल्टीपल कंज्यूमर्स को दिक्कत हुई, मान लो कोई फोन है आपके पास, आपके फ्रेंड के पास, दोनों को दिक्कत हुई, दोनों जाके कंप्लेन करो, ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, जल्दी आपको उसका आउटकम मिलेगा। और अगर फॉर सम रीजन कोई पर्सन एक्सपायर हो गया, या तो प्रोडक्ट यूज करने की वजह से या फिर किसी XYZ रीजन की वजह से, एक्सीडेंट हो गया या बीमार चल रहा था या एज ज्यादा थी या कोई भी XYZ रीजन की वजह से, और किसी प्रोडक्ट से उसको कोई कंप्लेंट थी, तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इट कुड बी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग जो ब्लड रिलेशन में है, दैट कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट जिससे उसको कंप्लेंट थी। बट उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरा भाई ये फोन यूज कर रहा था, इसकी बैटरी में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ये बहुत ज्यादा मतलब अल्टीमेटली ओपन अप हो रही थी, फॉर विच फूल जाती है ना बैटरी, सो इन दैट केस ही कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि डैमेज हो सकता था कल को, एंड ही हैड टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर द प्रोडक्ट। अब वो नहीं है, बट उनके बिहाफ पर मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, सो दे कैन गेट द रिलीफ वट एवर डैमेज हैज बीन कॉस्ट। फोन कितने का था, हो सकता है वारंटी में था, तो दे कैन फाइल कंप्लेंट। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। देन कोई भी ऐसे 4 एक्ट बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो बेटा एक सबसे पॉपुलर जो एक्ट है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
और जनरली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन में आगे एक क्लॉज डाल देते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अलावा बताइए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कौन से एक्ट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा आप ये 4 एक्ट के नाम याद कर लीजिए। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ब्यूरो ऑफ इंडिया 1986, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा खाली 2 के नाम याद कर लीजिए अलॉन्ग विद ईयर्स, एंड इट्स गुड फॉर अ 1 मार्कर क्वेश्चन। इनकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, खाली आप लोगों को इनके नाम याद रखना है और किस साल में ये एक्ट आए थे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर। बेटा क्योंकि कंज्यूमर को ना इतने इंटरेस्ट नहीं है, वो इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ शायद ना हो रहा हो। इट्स वेरी रॉन्ग। अगर कोई सेलर आपसे किसी प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसकी कंप्लेंट कीजिए। अगर कोई सेलर आपके साथ मतलब इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहा है मिलावट करके अल्ट्रेशन करके, तो आप कंप्लेंट कीजिए। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। उनको अवेयर करवाना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कंज्यूमर्स इग्नोर करते हैं कि यार जो हो रहा है वो कोई बात नहीं। दैट्स वेरी रॉन्ग। एंड देन अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ, दूसरे लोग उसके साथ आगे नहीं बढ़ते, वो बोलते हैं कि भाई तू देख मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वेरी रॉन्ग। तो कंज्यूमर्स को आपस में ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ तो दे शुड गो टुगेदर टू अ पर्टिकुलर शॉप और अ कंपनी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और उसका वो रेजोल्यूशन इकट्ठे देखें। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, अगर लोग यूनाइट नहीं होंगे तो बेटा इंडिया में जो चीज़ अभी चल रही है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया में हर चीज़ के अंदर मिलावट है बेटा। आप चाहे देख लीजिए, आप स्नैक्स देख लीजिए, आप अल्टीमेटली आप मिल्क देख लीजिए, मिल्क में कितनी ज़्यादा अल्ट्रेशन हो रही है। एंड देन अल्टीमेटली बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड कितनी ज़्यादा उसके अंदर मिलावट है। प्योर कॉटन बेच के वो सब चीज़ें मिक्स करके फैब्रिक बना के मार्केट में बेच रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट क्यों करा जा रहा है? क्योंकि दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। जब वो अवेयर होंगे, जब वो मार्क्स पीछे चेक करेंगे कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्योर है या नहीं, देन ओनली उनके साथ फ्रॉड होने कम होंगे। सो कंज्यूमर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। ज्वेलरी खरीदते टाइम हॉलमार्क चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते टाइम ISI मार्क आप चेक कीजिए। और अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो इको फ्रेंडली तरीके से बनाए गए हैं और ये है भी इको फ्रेंडली, तो उन पे इको मार्क चेक कीजिए। अदरवाइज कंज्यूमर जब तक बेटा अनअवेयर रहेंगे तब तक उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। आपने किसी ज्वेलरी पे लगा दिया ऐसे ही फेक हॉलमार्क, कंज्यूमर को लगा ये तो असली है और कंज्यूमर को चेक करना आता नहीं कि वेदर इट इज मतलब फेक और ट्रू, तो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूड रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स है फॉर विच कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर कर रहे हैं, कंज्यूमर यूनाइटेड नहीं है, एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनते हैं, अगर कहीं दिक्कत होती है खट्टा जाके कंप्लेंट नहीं करते हैं और उनके साथ इंडिया में पूरे जगह पर एक्सप्लॉयटेशन वाइड स्प्रेड करी जा रही है। तो दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। उनको प्रोटेक्शन देनी इसलिए जरूरी हो जाती है। एंड देन कम्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बेटा बिजनेस अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा? कोई भी बिजनेस अंटिल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करे एट रीजनेबल प्राइसेस वो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव अपने फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए जो मेन टारगेट होना चाहिए उनकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हमने मार्केटिंग चैप्टर में यही बात डिटेल में पढ़ी थी। तो कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हर कंपनी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बेटा बिजली पानी लोग सब सोसाइटी से ही तो आ रहे हैं जो कंपनी में जाके काम कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो मशीन नहीं चलेगी, अगर पानी ना हो तो आपके यहाँ प्रोडक्शन रुक जाएगी, बाकी इंप्लॉइज काम नहीं कर पाएंगे, अगर लोग ही ना हो तो कंपनी में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हो और सोसाइटी को ही आप इन्फीरियर प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचो, मिलावट वाला सामान बेचो, ठीक है, एज अ रिजल्ट तो आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी फुलफिल नहीं होगा और लोग भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे और आप अनएथिकल बिजनेस में काउंट करे जाओगे। तो ये चीज काफी गलत हो जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप अच्छा सामान लोगों को बनाकर दो। लोगों से पैसे ले रहे हो ना, आप अल्टीमेटली उनको कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हो। यू आर टेकिंग मनी फॉर योर प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग इन द मार्केट। जब उनसे पैसा ले रहे हो तो उनको अच्छी क्वालिटी का सामान दो, सो दैट आपको भी ये चीज पिंच ना करे कि यार हम सोसाइटी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं। जो लोगों की नीड्स है उनको पूरा करो। अगर आप उनके लिए कपड़े बनाकर बेच रहे हो तो कपड़े अच्छी क्वालिटी के रखो जो कि जल्दी टिगर अप ना हो और लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ रहे। अगर आप उनके लिए सपोज करो फर्नीचर बना के बेच रहे हो तो वुड कम से कम यूज करो और अच्छी क्वालिटी की आप यूज करो, सो दैट कम वुड में फर्नीचर का काम हो जाए, डिजाइन भी अच्छा है। दैट दीज आर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू शुड फुलफिल। प्लास्टिक का यूज कम से कम करो, सोसाइटी के बारे में सोचो। मॉरल जस्टिफिकेशन, अगर आप ज्यादा प्लास्टिक यूज करो, ज्यादा वुड यूज करो, अगर आप ज्यादा एयर पोल्यूशन करो तो आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे सोसाइटी को? तो ये चीजें मॉरली जस्टिफाइड नहीं है। फिर मेरा बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब अगर आप कुछ मिलावट करते हो, अगर आप कुछ एडल्ट्रेशन करते हो तो अल्टीमेटली आप किसका इंटरफेरेंस एक्सेप्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट का। बेटा गवर्नमेंट फिर चुप नहीं रहेगी, गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट आपको प्रॉब्लम होगी आगे बिजनेस कंटिन्यू करने में। अब जैसे मैगी के बारे में हम सब जानते हैं,
कि उन लोगों ने एक टाइम पे लेड और अल्टीमेटली एक एलिमेंट और होता है, क्वांटिटी एक लिमिट से उन्होंने ज़्यादा डाल दी थी, एंड एज अ रिजल्ट वो फिर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा और मैगी पे बैन लगा दिया कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए, एंड देन दे क्लेम कि हमारा जब कम बैक हो रहा है तो हमने जो क्वांटिटी लेड की है और एक एलिमेंट और था उसकी हमने कम कर दी है, देन ओनली दे वर अलाउड टू कंटिन्यू विद देयर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी अगर आपको ज़्यादा मिलावट करते हो तो, दे विल नॉट स्पेयर यू इफ देर इज एनी एविडेंस कि आपके जो प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड का है या फिर उसमें कोई अडल्ट्रेटेड सामान यूज़ करा गया है, अगर उसमें अल्टीमेटली कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर की सेफ्टी को चैलेंज कर रहा है, तो गवर्नमेंट विल नॉट spare you, government will interfere and they will do the laboratory testing, and if the testing is positive you will be stopped from continuing with the production until a defect has been resolved. Then coming further, now the main topics consumer protection act 2019 में जो आया था, ये 1986 वाले का एक अपग्रेडेड वर्जन था और इसमें 6 राइट्स हैं जो हमें आते होने चाहिए। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए मेरा बेटा राइट्स आए थे। सबसे पहला था राइट टू सेफ्टी, जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से ले रहे हो वो सेफ और कंजम्पशन होने चाहिए, पर ये आपको चेक करना है कि उन पे सेफ्टी मार्क है या नहीं है। अब क्योंकि ना राइट टू सेफ्टी हमारा एक राइट तो है, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रही है और उन पे तो मार्क होता भी नहीं है। तो ये एज अ कंज्यूमर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ना खरीदो। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके अगर आपकी सेफ्टी बच सकती है तो वो आपके लॉन्ग टर्म बहुत पैसे बचा लेगी, जो कम अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स आपको नुकसान दे सकते हैं उनसे। सो दैट्स वाई सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वही प्रोडक्ट्स लो जिन पे सेफ्टी मार्क हो। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि मार्क कौन कौन से होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म, बेटा लेबलिंग में सब कुछ लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है और लिखा होता है ना कि इस प्रोडक्ट में नट्स हैं या सोया है या मिल्क है। जिन लोगों को एलर्जी है उन प्रोडक्ट से तो वो लोग उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें, ठीक है। जिनको इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है तो पीछे लिखा होता है एलर्जिक वार्निंग कि अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट के अंदर ये है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉनवेज आइटम्स होते हैं उन पे रेड मार्क कंपलसरी और जो वेजिटेरियन आइटम होते हैं उन पे ग्रीन मार्क कंपलसरी है, सो दैट ये आपका एक इन्फॉर्मेशन का राइट है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट पे इन्फॉर्म होनी जरूरी है। राइट टू चूज, कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट लीजिए, या कोई भी एडवर्टीजमेंट में आपको फोर्स नहीं करा जा सकता कि आप हमारे ही प्रोडक्ट लीजिए बाकी सब इन्फीरियर है। तो उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन एक्ट वायलेट हो रहा है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया था, वो फेयर एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करो, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो, अपने प्रोडक्ट के आप मेरिट्स बताओ, दूसरों को आप डिफेम नहीं कर सकते। वरना पहले ना क्या होता था, ब्रांड्स आपस में कम्पीट करते थे, एडवर्टीजमेंट में ओपनली बोलते थे कि वो इन्फीरियर है, हम सुपीरियर है। तो ये चीजों को रेगुलेट करने के लिए, कंपटीशन को फेयर करने के लिए उन्होंने बोला भाई कस्टमर पे छोड़ दो, उसका राइट टू चूज है, जो उनको समझ में आए वो खरीदेंगे। आप एज अ सेलर किसी को फोर्स नहीं करोगे कि वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। फिर दूसरा राइट जो बेटा कंज्यूमर के लिए वो है राइट टू बी हर्ड। इन केस किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत है फोन यूज करने के बाद, वॉशिंग मशीन यूज करने के बाद, एसी यूज करने के बाद, तो वो जाके कंपनी में कंप्लेन कर सकता है और उसकी कंप्लेंट को हियर अप करा जाएगा और डिफेक्ट को कंपनी के थ्रू रिमूव करा जाएगा। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी कंपनी को हियर अप करना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर की कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही तो उससे अपर जो स्टेज होती है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। वो कंज्यूमर कोर्ट जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट जाके अपना वो मतलब मानेगा रिलीफ कि मुझे इंजरी हुई, मेरे हाथ में दिक्कत होगी या मेरी तबीयत में दिक्कत होगी, तो मुझे आप उसका रिलीफ दीजिए, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये रहे मेरे हॉस्पिटल के बिल, ये रहा मेरा पेट्रोल का खर्चा, मुझे इतना मुझे पैसा कंपनी से एज अ क्लेम चाहिए। सो दैट विल बी योर राइट टू सीक रिड्रेसल। सो कंपनी का एक मतलब कंपनी को फिर पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी कंपनसेशन पार्टी सामने से क्लेम कर रही होगी, अगर वो पार्टी अपनी जगह सही प्रूफ हो जाती है। लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है पहले। बेटा कोर्ट भी ऐसे अंधा नहीं है कि वो हमेशा कंज्यूमर को ही फेवर करेगा, वो भी पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इट टेक्स टाइम। हाँ, बट इन केस कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड तो उनके लिए अपर स्टेजेस भी है, मतलब कोर्ट के भी लेवल्स हैं जहां पर कंज्यूमर जाके अपील कर सकता है अगर वो एक लोअर लेवल कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में शायद ये आ रहा होगा कि सर क्या रिड्रेसल खाली कोर्ट से ही मिलता है? बेटा रिड्रेसल कंपनी भी दे सकती है कि उन्होंने कोर्ट में जाने के पहले ही सेटलमेंट कर ली कि भाई तुम्हें दिक्कत हो, ये पकड़ो पैसे, बात खत्म। तो रिड्रेसल के लिए जरूरी नहीं कि आपको हर बारी कोर्ट में जाना पड़े, हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट ही हो जाए, ठीक है। बट अगर नहीं तो कोर्ट विल गिव यू रिड्रेसल फॉर श्योर। अगला राइट है कंज्यूमर एजुकेशन। अगर आप कोई भी अपने राइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई भी सेलर आपको मना नहीं कर सकता। अगर आप सेलर से बोलते हैं कि अगर मैं आपसे बिल नहीं लूं तो क्या मैं कंप्लेंट कर सकता हूं आपके अगेंस्ट, सेलर बोलेगा कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली बिल लीजिए। सो यू हैव द राइट टू टेक एजुकेशन फ्रॉम द कंपनी और द रिटेलर और द सेलर फ्रॉम हुम यू आर बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम।
जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं आप पूरी जानकारी लीजिए प्रोडक्ट की। अब सर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू एजुकेशन में फर्क क्या है बेटा, ये आपके राइट्स के बारे में एजुकेशन है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से वो क्लियर कर लीजिए, और अगर प्रोडक्ट के बारे में कंफ्यूजन है तो वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड से आप दूर कर लीजिए। सो कोई भी सेलर आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकता आपके राइट्स के बारे में। अब वो आपको बैठ के पढ़ाएगा नहीं कि अच्छा मैं तेरे को सारे राइट्स पढ़ाता हूँ, नॉट लाइक दैट, बट यू कैन बी क्लियर विद दैट। यू कैन आस्क कि अगर मतलब मुझे प्रोडक्ट से डिफेक्ट मिला देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, तो मुझे उसकी पूरी एजुकेशन दो। तो सेलर बता सकता है कि सर आप कंपनी में अप्लाई कीजिए, अगर कभी दिक्कत होती है हम लोग सर अगर ना आपका रिलीफ दे तो सर आप कोर्ट जाइएगा, पूरा बिल इकट्ठा कीजिएगा, हम आके सर आपको पूरा रिलीफ वहां देंगे, पर आपको वहां तक जाना नहीं पड़ेगा। आपने पूछा इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बिकॉज इट इज योर राइट कि हम आपको क्या दे, प्रॉपर एजुकेशन, कि कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो वी आर विद यू, और इन केस यू बिलीव कि वी आर नॉट गिविंग यू द करेक्ट जजमेंट और वी आर नॉट गिविंग यू प्रॉपर कंपनसेशन, देन यू कैन अपील बिफोर द कोर्ट। इट इज योर राइट टू नो, दैट्स ओनली द रीजन वी आर टेलिंग यू दिस। देयर इज नो इंटेंशन to take you over the court, and we also don't want to waste our time and go to the court, and it will take a lot of time to get the resolution done. So any consumer can ask these things from the seller. Okay, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कुछ कंज्यूमर्स की भी है, ठीक है, सारा काम सेलर का नहीं है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी रक्षा में खुद करनी है। कैसे हम खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अलग अलग गुड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूथपेस्ट हमने एक बार यूज कर अच्छा लगा हमेशा वो यूज कर रहे हैं, भी पहले पढ़ तो लो उसके बीच इंग्रेडिएंट्स क्या है, पढ़ तो लो और कौन कौन से कंपेटिटर्स के टूथपेस्ट अवेलेबल है, एंड देन मेक अ प्रॉपर डिसीजन। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। घर में बिजली का काम होना है, ISI वाला सामान खरीदो, एसी ला रहे हो ISI मार्क वाला खरीदो। आप अल्टीमेटली कोई पैकेट वाला सामान ले रहे हो तो उस पर आप FSSAI का लाइसेंस नंबर जरूर चेक करो कि ये लाइसेंस के साथ चीज मिल रही है या नहीं। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हो तो उस पर डेफिनेटली FPO मार्क चेक कीजिए। अब जैसे जो ये जूस होते हैं या फिर ये जो अल्टीमेटली शरबत होते हैं, ये जो पल्प होते हैं, तो इनके पीछे FPO मार्क डेफिनेटली मेंशन होता है। ज्वेलरी आप हॉलमार्क वाली लीजिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं ले रहे तो आप सामान ले रहे हो सब स्टैंडर्ड पुअर क्वालिटी का, ठीक है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो गया, फिर ट्रे वाले एग्स हो गए जो अच्छी क्वालिटी के, तो उन पे आपको एग मार्क मिल जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर टू लुक फॉर दीज मार्क्स बिफोर बाइंग दी प्रोडक्ट। आपकी हेल्थ के लिए, आपके फिजिक के लिए ऐसे मार्क्स को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएट, पीछे लिखा होता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें एडेड हैं, तो अगर आप एलर्जिक हो सोया से या फिर नट से या फिर मिल्क से तो प्रोडक्ट कंज्यूम, ये वाला प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम मत करो। क्योंकि अगर आपने कंज्यूम कर लिया और फिर अगर आप कंप्लेंट करो कि भाई मैं तो मिल्क से एलर्जिक हूं, मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स, मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूं। समझते हो क्या होता है लैक्टोस इंटॉलरेंट? जिनको दूध पचता नहीं है, ठीक है, इंडाइजेशन हो जाती है मिल्क से। अगर ऐसा बंदा कोई प्रोडक्ट यूज कर ले कोई जिसमें डेयरी एडेड है, मिल्क एडेड है, तो एज अ रिजल्ट उसको कोई दिक्कत हो गया, समय ब्लोटिंग हो गई या फिर अगर उसको डायरिया हो गया, कोई भी डिजीज हो गया भाई, तो वो जाके रिलीफ नहीं ले सकता। क्योंकि कंपनी सामने से क्या बोलेगी, सर हमने बड़ा बड़ा पीछे लिखा हुआ था कंटेन्स मिल्क, आपने कंज्यूम करा तो वो आपकी गलती है। इसमें लिखा था हमने कंटेन्स मिल्क पाउडर। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर? कंज्यूमर की, कि अगर वो एलर्जिक है, लैक्टोस इंटॉलरेंट है, तो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करे, ठीक है सर। फिर आगे बात करें, लेबल को प्रॉपरली पढ़ लो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले कि अल्टीमेटली इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, सोडियम बहुत ज्यादा है, इसमें शुगर क्लोज बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें मान लो कि फ्रूट जूस है पर इसमें पानी बहुत ज्यादा है, जूस तो है नहीं, पल्प लेस देन 2% है, तो क्यों ले रहे हो वो प्रोडक्ट? तो लेबल को पढ़ के प्रोडक्ट लो। लेबल पढ़े बिना प्रोडक्ट ले रहे हो खाली पैकेजिंग देख के, तो उसमें कंपनी की नहीं आपकी गलती है। पैकेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस लेबलिंग को दो। लेबल पे पढ़ो कि इसमें यूज क्या क्या करा गया, क्या इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। फिर असर्ट योरसेल्फ कि आपको फेयर डील मिल रही है। कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई ये वाला प्रोडक्ट ले, ये वाला प्रोडक्ट छोड़ दे, अच्छा नहीं है। आप उसके अगेंस्ट भी रिकॉर्डिंग करके कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये सेलर मुझे ये वाला फोन कंपलसरी बेच रहा था जबकि मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा था। उसका खाली काम इतना है कि वो आपको स्पेसिफिकेशन बताए कि सर इस फोन की ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, आप चूज करो आपको कौन सा समझ आ रहा है। पर अगर सामने से कंज्यूमर ये पूछ रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा बेटर है, तो वो स्पेसिफिकेशन वाइज बता सकता है कि इसमें ये बेटर एज कम्पेयर टू दैट वन। और अगर वो चीज फैक्चुअली करेक्ट है तो कस्टमर उसको अल्टीमेटली प्रूफ नहीं कर सकता कि ये मुझे फोर्स कर रहा था, क्योंकि वो कस्टमर ने पूछा था सामने से। बट अगर वो सामने से कन्विंस करे कि सर इस कंपनी का मोबाइल फोन तो बेस्ट है, आप ये ले लीजिए, तो वो कंप्लेंट हो सकती है उसकी कि आपने राइट टू चूज वॉयलेट करा है। सो अल्टीमेटली आप असर्ट कीजिए कि आपको फेयर डील मिल रही है। अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहो। किसी चीज से एलर्जी को तो पहले बताओ। डॉक्टर हमसे पूछ लेते हैं किसी दवाई से एलर्जी है, किसी केमिकल से एलर्जी है, तो प्रिस्क्रिप्शन में फिर नहीं लिखते। किसी दवाई से दिक्कत होती है तो अल्टीमेटली ये चीजें आपको सेलर को बतानी है। क्या फेस वॉश ले रहे हो तो बताना है भाई कि ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है। शैम्पू ले रहे हो तो कौन सा है, डेंड्रा वाला लेना है या सिल्की लेना है, स्मूथ लेना है, तो उनको बताना पड़ेगा
क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं बताओगे और फिर अगर दिक्कत होगी यूज़ करने के बाद तो फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपकी स्पेसिफिकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। बेटा एक बिल जरूर ले लो खरीदते टाइम, ताकि कल को अगर कोई नुकसान हो बॉडी में या फिर इंटरनली तो यू शुड बी एबल टू टेक अ कंपनसेशन फॉर दैट डैमेज। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि आपने वहां से खरीदा है तो बेटा आप कभी कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। और वो कैश, मतलब कैश मिनिमम, मतलब एक मेमोरी होनी चाहिए कैश की पेमेंट आपने करी है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली करा। फोन में तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड आ ही जाता है कि आपने यूपीआई ट्रांसफर करा, तो वो तो वहां से काम चल जाएगा, तो वो बढ़िया, डिजिटली आजकल इंडिया में काम चल जाता है। बट अगर डिजिटल नहीं तो बिल तो बेस्ट है। कुछ कंपनीज तो आजकल क्या है, वो प्रिंट आउट देती ही नहीं है, वो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, फोन में आपके बिल ऑटोमेटिकली क्रिएट, उनके डेटाबेस में ऑलरेडी वो रहता ही है। तो इट इज वे बेटर एज कंपेयर टू वेस्टेज ऑफ पेपर। बेटा जी आगे बात करें तो कंप्लेंट करो कंज्यूमर फोरम में। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो ये भी आपकी अवेयरनेस के अंदर ही आती है बात, कि कंज्यूमर ध्यान रखेगा कि दिक्कत हो रही है, मैं जाके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, सोसाइटीज का पार्ट बनो, एक दूसरे को बोलो कि कल को दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूं तेरे साथ, और हो सके तो थोड़ा पैसा खर्च करके सोसाइटी को रजिस्टर करवा लो, और अल्टीमेटली इकट्ठा जाके सामान खरीदो और अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मार्केट से जो 20-25 रुपए में चिप्स आते हैं वो मेंबर्स को आप बेचो रेट टू रेट, क्योंकि क्या होगा कि मल्टीपल लोगों का बेनिफिट होगा, तो उससे काफी सेविंग हो सकती है। ठीक है बेटा, 20-20, 50-50 रुपए भी अगर आप हर प्रोडक्ट पे बचा रहे हो तो बेटा 10 प्रोडक्ट्स पे या 100 प्रोडक्ट्स पे ये अमाउंट 200-2000 तक चला जाता है, और ये साल का फिर 24-25 हजार तक की सेविंग आपकी हो सकती है अगर आप सोसाइटी में मिलकर इकट्ठे जाके बल्क में सामान खरीद लो और आपस में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। फिर जो रिटेलर का मार्जिन है वो कट जाएगा। पर ये इसमें दिक्कत ये होती है कि फिर उनका घर कैसे चलेगा अगर हर कोई ये करने लग जाएगा तो। पर सोसाइटी के जो लोग हैं वो डेफिनेटली इसका एडवांटेज लें, और कभी किसी नॉन मेंबर को दिक्कत हो गई और वो आके आपकी हेल्प मांगे तो आप उसकी हेल्प करें और वॉइस रेज करें कंज्यूमर कोर्ट में अलॉन्ग विद द कंज्यूमर, क्योंकि आप लोग कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर हैं, आप लोगों को पता है कि कैसे कंज्यूमर के राइट्स वर्क करते हैं। तो अगर आपके किसी जानकार के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो डेफिनेटली सोसाइटी के मेंबर्स को अपफ्रंट होके उसके साथ जाके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर दिक्कत हो गई तो कंज्यूमर के पास कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है। सबसे पहले तो जो डिफेक्ट है प्रोडक्ट में वो हटाया जाए। वॉशिंग मशीन की मोटर में दिक्कत है, मोटर चेंज करी जाए अगर वो गारंटी पीरियड के अंदर अंदर है तो, ठीक है। या फिर अल्टीमेटली रिप्लेस करो पूरी वॉशिंग मशीन को, ये मशीन ही खराब है भाई, ये तो इसका बॉडी खराब है, थोड़े से कपड़े डालते हैं इसका प्लास्टिक निकलने लग जाता है, तो मशीन ही हमें नहीं चाहिए। रिफंड करो पैसे, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं भी हमारे प्रोडक्ट में तो दम नहीं है और कस्टमर की बहुत कंप्लेंट आ रही है, तो कस्टमरों से मशीन वापस दो और उनको उनके पैसे वापस दो, ठीक है। तो 3 बातें हुई, एक तो गारंटी, दूसरी वारंटी, और तीसरा रिफंड। गारंटी में होता है कि प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया, वारंटी में होता है कि डैमेज रिपेयर हुआ, जो गलती थी वो ठीक हो गई, ठीक है, कंपनी ने रिप्लेस कर दिया जो छोटा मोटा प्रॉब्लम की डिफेक्टिव चीज थी। तीसरी चीज, जितना पैसा आपने दिया था उतना पैसा कंपनी आपको रिटर्न कर देगी, नंबर तीसरी बात। चौथी बात, आपको रीजनेबल अमाउंट है कंपनसेशन का, कोई दिक्कत होगी डॉक्टर को दिखाना पड़ गया तो आपको उसका पेमेंट कंपनी से दिया जाएगा जहां जितना आपका डैमेज हुआ। प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांस, जो भी कोर्ट आपको बताएगा कि ये आपकी पनिशमेंट है, ये आपका प्यूनिटिव डैमेज है जो आपको पार्टी को पे करना है, तो यू विल हैव टू पे दैट डैमेज। टू डिसकंटिन्यू अनफेयर प्रैक्टिसेस, सैमसंग वालों का एक टाइम पहले नोट 7 या नोट 8 डिवाइस था जो काफी उसकी बैटरी ब्लास्ट होती थी, तो वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि दे न्यू कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, सो दे हैड टू डिसकंटिन्यू दैट डिवाइस। नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स, तो वो उन्होंने डिसकंटिन्यू करे और आगे फिर उन्होंने ऐसे गुड्स ऑफर सेल। देखो उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो प्रोडक्ट ऐसा निकले, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी, उससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट खराब होता है। बट उसके बाद जो उनका नेक्स्ट मॉडल आया उसकी उन्होंने इतनी प्रमोशन करी, इतनी उसकी सेल हुई कि वो जो पीछे का नुकसान था वो सब उनका मतलब हाइड आउट हो गया। टू विड्रॉ दी हजार्ड, वो एक ही बात है बेटा, दोनों बातें। टू सीज मैन्युफैक्चर, ये बेटा तीनों की तीनों एक ही बातें हैं। जो हजार्डियस गुड्स है वो ऑफर मत करो, वो मार्केट में अगर ऑलरेडी आप भेज चुके हो तो वहां से वापस हटा लो और उनकी आगे प्रोडक्शन रोक दो, एक ही बात है। देखो जो भी डिफेक्ट आपको मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा, अब मान लो कंज्यूमर बोलता है कि मैंने फ्लैट लिया कुछ 1.5 करोड़ रुपए का और मुझे फ्लैट में इतनी लीकेज मिली, इतनी सीलन मिली, वो मुझे पहले नहीं बताई गई थी, और मेरा बिल वगैरह सब कुछ रेडी है, सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेरा हो रखा था कि ये सब चीजें एटलीस्ट 2-3 साल तक आएंगी ही नहीं, और अभी 1 हफ्ते में यहाँ देखो कितनी सीलन आ गई है। तो जो डीलर था जिसने ये डील करवाई थी और जो ओनर था, ये बातें उन दोनों ने मिलकर छुपाई, और स्पेशली हो सकता है कि जो ओनर है जिन्होंने हाउस को बेचा उन्होंने ये बात पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करी। सो द पार्टी जिसने बेचा हाउस उसको 5% नुकसान का सरकार के फंड में डालना पड़ेगा, हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कि हमसे गलती हो गई, अगली बार हम जब घर बेचेंगे और कोई दिक्कत होगी तो हम इस बात को इन्फॉर्म करेंगे कि सीलन का इशू है, देख लो अगर इस चीज को मैनेज कर सकते हो तो। पाइपें नहीं डलेंगी, उतना खर्चा उठा सकते हो तो घर लो, नहीं तो हम पाइपें चेंज करवा देते हैं और उसमें फिर थोड़ी वैल्यू घर की और बढ़ जाएगी।
सो वो सब चीज़ें तो बाद में होंगी, पहले जो नुकसान हुआ उसका 5% आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालो। गवर्नमेंट का एक फंड होता है जहां पर जो ये ऐसे फ्रॉड्स होते हैं उसका जो डैमेज का कंपेंसेशन होता है, ठीक है, उसका 5% उस फंड में जाता है। अब ये उसमें सर उसका क्या होगा फिर फंड का? बेटा उससे तो कितना कुछ होना है, रोड बनती है बेटा, फिर फ्लाईओवर है, फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरीज है, गवर्नमेंट के कितने खर्चे होते हैं जो उनको करने हैं, ठीक है। तो ये और कंज्यूमर कोर्ट्स है, यस और नो, जब प्रेसिडेंट बैठे हैं मेंबर, उनकी सैलरी कहाँ से आएंगी? तो वहां फिर ये खर्चा आगे खर्च करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। करेक्टिव एडवर्टीजमेंट करो, जब मैगी वाले मार्केट में वापस आए थे तो उन्होंने कहा था आपकी प्यारी मैगी मार्केट में वापस, तो ऐसा कुछ उनका कैंपेन चला जिससे उन्होंने न्यूट्रलाइज करा अपनी गलती को कि जो हुई वो जो हुआ सो हुआ, अब नाउ इट्स बैक विद कंट्रोल्ड इंग्रेडिएंट्स। पे करो जो भी नुकसान हुआ है पार्टी को, जो भी अल्टीमेट डैमेज हुआ शुड बी पेड टू दी पार्टी जिनको नुकसान हुआ, ठीक है जी। अब 3 टियर मशीनरी के बारे में बात करेंगे, जो रिलीफ सिस्टम है, बहुत जरूरी है ये समझना। सबसे पहले आपके पास जो कोर्ट है कंज्यूमर के लिए वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम। मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो कस्टमर जाएगा जिसकी कंप्लेंट 1 करोड़ या उससे कम की है। अब जैसे फ्लैट लिया, कोई गाड़ी ली, या फिर आपने कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया जिसकी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1 CR, तो यू कैन फाइल कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। होगा क्या, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी। गाड़ी ली थी तो अल्टीमेटली क्या करेंगे कोर्ट वाले, ऑर्डर पास करेंगे कि 2-3 गाड़ी जरा टेस्ट करी जाए और देखा जाए कि एक्चुअली क्या है, कंप्लेंट आ रही है कार में। और अगर वो कंप्लेंट आ जाती है तो जिस कस्टमर ने कंप्लेंट करी थी उसको अच्छा खासा डैमेज अमाउंट पे करना पड़ेगा बाय द कंपनी। पहले टेस्टिंग होती है और उसके बाद जाके कंपनसेशन होता है। अब गाड़ी की गाड़ी ऐसी चीज़ है जिसकी अल्टीमेटली ड्राइव करके भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और उसको लाकर भी टेस्ट करना पड़ेगा, पूरे उसके मैकेनिज्म खोल के देख के कि इसका जो अंदर की फंक्शनिंग है उसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर कोई दिक्कत एक्चुअली एग्जिस्ट करती है तो जिन लोगों ने कंप्लेंट करी है तो उन लोगों को कंपनी के थ्रू कंपनसेशन पे करा जाएगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है जिसने कंप्लेंट करी कि सर मैंने गाड़ी खरीदी थी मान लो 15 लाख की और आप मुझे दिलवा रहे हो कंपनसेशन खाली 10 लाख रुपए, तो बेटा वो 45 डेज ऑफ दिस जजमेंट अपील कर सकता है बिफोर स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट में क्या फर्क है मेरा बेटा? जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है ना, इसमें होते हैं अल्टीमेटली बहुत लिमिटेड मेंबर होते हैं, ज्यादा नहीं होते। इसमें मेरे ख्याल में एक तो बेटा प्रेसिडेंट होगा जो जज हो गया मान लो, जो अल्टीमेटली जजमेंट सुनाएगा, वो यहाँ पर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और 2 इसमें और मेंबर होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। और प्रेसिडेंट को हायर कौन करेगा? वहां की स्टेट गवर्नमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम ना हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। दिल्ली में भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम है। इसको कंज्यूमर कोर्ट ही बोला जाता है। और ज्यादातर यही कोर्ट सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि बेटा 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हर कोई तो नहीं करता ना, तो इसीलिए इनमें जो कंप्लेंट्स आती है वो ज्यादा होती है, पर इसको दिक्कत नहीं होती। पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं जिनको कंप्लेंट है तो वो यहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल करें अपनी पूरी फाइल के साथ रेडी करके, और फिर आगे वेट करें जब प्रेसिडेंट की जजमेंट आएगी। और जब जजमेंट आएगी और अगर वो उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 45 डेज के अंदर जा सकते हैं स्टेट कमीशन के पास। सर यहाँ पर कौन बैठा होगा? यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर्स है, जिनमें से एक मेंबर का वुमेन होना कंपलसरी है, सेम लाइक डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में भी प्रेसिडेंट का जेंडर जरूरी नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, बट जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उनमें से एक का फीमेल होना कंपलसरी, और यहाँ पर भी एक का फीमेल होना कंपलसरी है, वुमेन राइट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो लोग डायरेक्टली आएंगे ना, नॉट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, वो लोग कंज्यूमर्स होंगे जिनकी कंप्लेंट बिटवीन 1 CR से 10 CR के बीच में। अब बेटा हर प्रॉपर्टी 1 CR तक की तो नहीं होती, कुछ उसके बियॉन्ड होती है। हर गाड़ी बेटा 1 करोड़ की नहीं होती, कुछ गाड़ियां बेटा अबव 1 CR भी है। हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1 CR तक नहीं होता, कुछ उसके बियॉन्ड होते हैं। काफी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, मशीन वगैरह, जो अबव 1 CR होते हैं। तो ऐसी शिकायतें हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आइए, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपकी जगह नहीं। अगर आपने प्रोडक्ट लिया 1 करोड़ से ऊपर का बट बिलो 10 करोड़, तो आप कहाँ पर जाके नॉक नॉक करेंगे? स्टेट कमीशन में, जहां पर आपको एक प्रेसिडेंट दिखेंगे और 2 आपको मेंबर दिखेंगे जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाएंगे। अगर आपने फ्लैट लिया था उसमें कोई दिक्कत हुई तो वो लोग अपने लोगों को वहां पर भेज के जरा चेकिंग करवाएंगे कि क्या है, सच में दिक्कत है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे कि क्या सच में कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि 2 साल तक गारंटी है, नो लीकेज नथिंग, और अगर ऐसा कुछ था तो जिस पार्टी ने घर बेचा है उनको कंपनसेशन बायर को देना पड़ेगा जिसने फ्लैट को खरीदा, तो वो स्टेट कमीशन में होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम आगे चले, मैं जरा क्लियर कर दूं कि बेटा अगर कोई कंज्यूमर जिसने 1 करोड़ से कम वैल्यू का प्रोडक्ट लिया और वो डिस्ट्रिक्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था, तो फिर वो कहाँ आ गया? स्टेट में। और अगर फॉर सम रीजन वो स्टेट के भी जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो नेशनल में जा सकता है, बेटा ऐसा नहीं है। बेटा कोर्ट ऐसा नहीं कि सांप सीढ़ी की तरह कि एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी है, आप एक लेवल ऊपर जा सकते हो। बात समझ आ रही है? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिस्ट्रिक्ट, यू कैन अपील बिफोर स्टेट एंड दैट्स इट, देयर जजमेंट विल बी दी फाइनल वन।
यू कैन नॉट अपीयर बिफोर नेशनल। बट सर अगर हमारा फ्लैट था 2 करोड़ रुपए का और हमें कंपनसेशन मिल रहा है खाली 1,80,00,000 फ्रॉम दी स्टेट कमीशन, तो सर क्या हम तब भी नहीं जा सकते नेशनल में? बेटा तब जा सकते हो। अगर आपने पहला लेवल आप गए थे स्टेट पे और वहां पर अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला, आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई और जो जजमेंट आया वो आपके बहुत फेवर में नहीं था, तो विद इन 45 डेज ऑफ द जजमेंट अनाउंस यू कैन अपील बिफोर दी नेशनल। ऐसा नहीं कि आप 1 साल के बाद जा रहे हो कि सर मुझे तो कंपनसेशन कम मिला है, मुझे कंपनसेशन आप ज्यादा दिलवाइए, नॉट लाइक दैट। 45 डेज के अंदर, मतलब 45 डेज लगभग होगा 1.5 मंथ का टाइम हो गया, आप जा सकते हैं बिफोर नेशनल कमीशन। अगर आप पहले कहाँ गए थे? स्टेट में। बट सर मैंने तो जो फ्लैट लिया था, मैंने तो जो गाड़ी ली थी, मैंने जो मशीन ली थी वही 10 करोड़ से ऊपर की थी, तो आप डायरेक्टली कहाँ आते? नेशनल में। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा इसमें रिसर्च ज्यादा करने के चक्कर में मेंबर भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 4 मेंबर होते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है, और मेंबर 4 में से 1 मेंबर वुमेन होना कंपलसरी है। और ये अल्टीमेटली इनको जो अपॉइंट करेगी बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। उनको अपॉइंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है, प्रेसिडेंट और मेंबर को, और यहाँ पर अपॉइंट करने का काम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बेटा डिस्ट्रिक्ट फोरम बहुत सारे होते हैं, स्टेट कमीशन स्टेट में 1-2 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और अल्टीमेटली नेशनल कमीशन पूरी इंडिया में खाली 1 होगा, ठीक है। नेशनल कमीशन का ऑफिस बेटा दिल्ली में है। नेशनल कमीशन जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, इट एग्जिस्ट इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो अल्टीमेटली जितने भी कंज्यूमर्स इंडिया में एग्जिस्ट करते, जिनकी शिकायत 10 करोड़ से ऊपर की है, वो कहां पर आएंगे? दिल्ली में आएंगे, इस कोर्ट में बेल बजाएंगे और अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। और अगर सर वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जजमेंट से, तो सर वो कहाँ जा सकते हैं? तो मेरा बेटा सबसे ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सॉरी यहाँ पर नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल नहीं है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अलग से, सुप्रीम कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट तो बढ़िया है सर, अगर नेशनल में सेटिस्फाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट वाले पहले बोलेंगे अगर आपका केस जेन्युइन है, आपने अच्छा 20 करोड़ का आपने सामान खरीदा था, पहले 10 करोड़ रुपए हमारे पास एज सिक्योरिटी रखवाओ कि तुम्हारा केस जेन्युइन है, तब हम उस पर काम करेंगे। तो बस यहाँ पर ये दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से पहले आपको जितना कंपनसेशन चाहिए ना, मतलब मान लो कंपनसेशन चाहिए 20 CR का, तो वो 10 CR पहले एज अ सिक्योरिटी रखवाने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, एज अ आप बोल सकते हैं कंफर्मेशन और एज अ जेन्युइननेस कि एक्चुअली योर केस इज जेन्युइन एंड यू वांट टू फाइल दी प्रोसीडिंग। तो उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर बहुत मतलब सीरियसली वर्क करेगा। एंड ये बेटा कोई फाइन नहीं है ना कोई ये पेनल्टी है, ये खाली एक सिक्योरिटी है आपकी केस को आगे प्रोसीड करने के लिए। और जैसी केस की हियरिंग आ जाएगी, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट में हो, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये खाली एक सिक्योरिटी है ताकि वो उस पर आगे काम करे कि आपका जो केस है वो थोड़े ज्यादा ही लेवल तक जा चुका है, देन सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन विद इन 45 डेज ऑफ द जजमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन। क्या सर कोई कंज्यूमर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं बेटा, फिर ये नेशनल क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? क्या कोई कंज्यूमर सर डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है? बेटा सपने में भी नहीं आ सकता। डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट में आ सकता है अगर सेटिस्फाइड नहीं है विद इन 45 डेज। स्टेट सेटिस्फाइड नहीं है विद इन 45 डेज वो नेशनल में आ सकता है। नेशनल से आगे नहीं जा सकता अगर वो स्टेट से आया, तो स्टेट कमीशन से आया। और अगर वो नेशनल कोर्ट में आया, कंज्यूमर कोर्ट में, वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है 45 डेज में, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पर 50% फाइन और सिक्योरिटी, यू कैन से, फाइन तो गलत हो जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट ही हैज टू डिपॉजिट टू प्रूफ हिज जेन्युइन केस। आर वी क्लियर विद इट? फिर बेटा कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो सोसाइटी कंज्यूमर के लिए काम कर रही हैं। कोई शिकायत वगैरह हो प्रोडक्ट की, इनको जाके पकड़ो, इनसे हेल्प मांगो, या आपकी आगे हेल्प करेंगे केस को फाइल करने में। इन लोगों का क्या काम है? तो ये बेटा एजुकेट करते हैं पब्लिक को, ऐसे स्ट्रीट प्लेस करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स पे लोगों को अवेयर करवाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं जहाँ लोग उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस, स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, बच्चों को उनके राइट्स वगैरह बताते हैं। रेगुलरली पीरियोडिकली पब्लिश करते हैं कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, लीगल रिपोर्टिंग्स कि ये केस हुआ, वो केस हुआ, कंज्यूमर के फेवर में ये हियरिंग आई, ये हियरिंग आई, तो वो सब ये पब्लिश करते हैं। रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी से प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये टेस्टिंग करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अगर इन्फीरियर है, टेस्टिंग कराई जाए, और अगर कुछ दिक्कत है तो उसको फिर ये पब्लिश करते हैं। एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को कि आप स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कीजिए जो अनस्क्रूपुलस प्रोडक्ट्स है, एक्सप्लॉयटेटिव है, अनफेयर चीजें हैं, अवॉइड देम। कंप्लेंट कीजिए अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो, और इनिशिएटिव लीजिए, केस कीजिए, डोंट फील हेजिटेटेड। आपके लिए राइट्स बनाए गए हैं, तो कभी कोई फ्रॉड हो तो यू शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड यू शुड कंप्लेन, बट ओनली विद अ प्रूफ। यू कैन प्रोसीड विद द कंप्लेंट, विदाउट प्रूफ कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। बेटा जी कुछ एनजीओ के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कॉमन कॉज दिल्ली में है,
कंज्यूमर काउंसिल बेटा मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये खाली मैंने जो छोटे छोटे नाम थे ना मैंने वो लिखे हैं, और नामों के लिए आप एनसीईआरटी बुक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप गाइड यूज़ कर रहे हैं। आपको कोई भी 2 या मैक्सिमम 3 नाम याद रखने हैं। काफ़ी बार ये आ जाता है कि नेम एनी 2 कंज्यूमर एनजीओज विच आर फेवरिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, तो आप कोई भी 2-3 का नाम इसमें से जो आपको आसान लगे याद रख सकते हैं। चैप्टर का आखिरी टॉपिक, फिर हम करेंगे आपके साथ क्विज। 50 नंबर की है, ठीक है, बल्कि 50 नहीं है, ये छोटा चैप्टर है, मैंने इसके आई थिंक 5 ही क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं। 25 नंबर की क्विज है, छोटा चैप्टर है, एंड यू विल बी फ्री आफ्टर दी टेस्ट। छोटा चैप्टर जैसे कि मैंने बोला था 40-45 मिनट का ही चैप्टर रहेगा बेटा। ISI मार्क, ठीक है, फूड प्रोसेस ऑर्डर मार्क, फिर ये आपका हॉल मार्क है, ये आपका इको मार्क है, ये आपका एग मार्क है, और ये आपका वूल मार्क है। वूल मार्क 100% वूल गारंटी देगा कि जो स्वेटर है, जो आपका बेडशीट है, जो भी है वो 100% वूल के साथ है। इको मार्क के जो प्रोडक्शन मेथड यूज करे गए वो इको फ्रेंडली थे, मे बी लेबर के थ्रू सामान बनाया गया, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना वो मिट्टी से बना, या फिर जो इको फ्रेंडली है। देन एग मार्क आपके डेयरी मिल्क वगैरह पे डेयरी मार्क आपको चेक कर सकते हैं। हॉलमार्क आप लोग जानते हैं ज्वेलरी पे होगा, बहुत छोटा सा मार्क होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखना पड़ता है ना, छोटा मार्क होता है ये। एंड देन FPO मार्क बेटा हो गया आपके, मैंने बताया फ्रूट जूसेस हो गए, शरबत वगैरह हो गए, इनकी जेन्युइननेस के लिए ये फ्रूट प्रोसेस ऑर्डर मार्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रिकल्स पे ISI मार्क चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क। सो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे। एग मार्क आपका हो गया बेटा चावल पे, और ये होल्स स्पाइस पल्सेस गेहूं मिल्क प्रोडक्ट्स पे हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, पनीर वगैरह जो जेन्युइन है, मतलब जो कंपनी से बनकर आ रहे हैं, तो उस पर वो एग मार्क पीछे लगा देते हैं। FPO फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क हो गया आपका। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है, स्क्वाश है, फिर सिरप्स है, शरबत है, ठीक है, जेली जैम केचप पे आपका FPO मार्क आपको पीछे नजर आ जाएगा, ठीक है जी। ये मार्क आपने देखा भी हो काफी बार ना, पीछे FPO मार्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर मेरा बेटा आ जाता है आपका हॉलमार्क गोल्ड पे, ज्वेलरी पे। फिर वूल मार्क होता है, 100% वूली गारंटी देता है। इको मार्क जो प्रोडक्ट यूज करा गया वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे बेटा पेपर हो गया, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फिर बेटा साबुन है, जो अल्टीमेटली इको मार्क है, जो इको फ्रेंडली वाले, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, उन पे इको मार्क हो। जो साबुन केमिकल से बन रहा है वो वाला नहीं, जो साबुन ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है उस पर इको मार्क अगर आपको मटका बना हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि इट्स एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। बेटा जी शुरू करें। सही जवाब +5, गलत जवाब -1। जवाब नहीं दोगे तो 0 रिकॉर्ड कर लेना। रजिस्टर और पेन जरा आप लोग रेडी रखिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, जो कि आ चुका है। 3 सेकंड बेटा सही जवाब के लिए, फटाफट से शुरू कीजिए हमारे साथ। सरिता जी ने एक फ्लैट लिया है, ठीक है, सुगन डेवलपर से क्या लिया उन्होंने, एक फ्लैट लिया है, डेवलपर का नाम लिखा है, 5 CR का बेटा जी ये फ्लैट है, महंगा लिया बहुत। और वो काफी शौक हो गई है देखते हुए कि यार ये कंस्ट्रक्शन में तो बड़ी बेकार थी, छत इसकी लीक हो रही है बारिशों में, ठीक है, प्लास्टर जो है वो बाहर निकले जा रहा है, ठीक है, कौन से कंज्यूमर फोरम में उनको अपील करनी चाहिए। फटाफट से जरा हमें जवाब दे दीजिए, आप लोगों के पास 3 सेकंड है। 5 करोड़ की डील थी, 1 2 3, मेरा बेटा 1 करोड़ से ऊपर की बात हो गई तो यहाँ पर स्टेट कमीशन सही जवाब है। 1 CR से नीचे का फ्लैट लिया होता तो वो जाती डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये 1 CR से ऊपर बात होगी तो शी विल डेफिनेटली गो टू दी स्टेट कमीशन। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं करा जाता है कंज्यूमर एज पर CPA 2019। तो बेटा क्या वो कंज्यूमर जिसने अवेल करी है सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पार्टली पेड, क्योंकि उसने पेमेंट अभी आधी करी है, पूरी पेमेंट उसने नहीं करी, तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है। एनी यूजर ऑफ अ गुड इफ सच यूज इज मेड विद अप्रूवल ऑफ द बायर, तो जिसने बायर का कंसेंट लेने के बाद प्रोडक्ट यूज करा, क्या वो कंज्यूमर नहीं है। एक ऐसा आदमी ने सामान खरीदा ऑनलाइन थ्रू, चाहे मतलब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है। क्या एक पर्सन जिसने सामान लिया आगे बेचने के लिए वो कंज्यूमर नहीं है। तो प्लीज जवाब दीजिए अगले 3 सेकंड के अंदर। 1 2 3। तो मेरा बेटा जो इंसान सामान खरीद रहा है फॉर रीसेल पर्पस, हाउ कैन ही बी द कंज्यूमर। रिटेलर, होलसेलर्स, एजेंट्स कंज्यूमर्स नहीं होते हैं, वो तो रीसेलर्स हैं। तो जो बंदा प्रोडक्ट को आगे, चाहे पेमेंट आधी हुई है पर हो तो गई है ना, कंसेंट तो हो चुका है कि मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, और अगर बायर का कंसेंट लेके प्रोडक्ट यूज करा जा रहा है तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। और अगर आपने ऑनलाइन खरीदा हो, क्या फर्क पड़ रहा है, कंज्यूमर तो आप हो ऑलरेडी। तो बेटा ऑप्शन डी इसके अंदर आपका सही जवाब होगा कि वो कंज्यूमर नहीं होता जो आगे सामान दोबारा बेचने के मींस के लिए खरीद रहा है। तीसरा सवाल, CPA 2019 के हिसाब से ऐसा कौन सा राइट है जिसमें आपको रिलीफ दिया जाएगा अगर आपको एक्सपेक्टेशन का शॉर्ट मिल, जितना आपने सोचा था उतना प्रोडक्ट ने आपके एक्सपेक्टेशंस को लिव अप टू नहीं करा, जो उनके क्लेम्स थे वो सच साबित नहीं हुए। तो कौन सा राइट है जो अल्टीमेटली यहां पर आपको रिलीफ दिलवाएगा। हर्ड, एश्योर्ड, सीक रिड्रेसल, सेफ्टी। 3 सेकंड मेरा बेटा। 1 2 3 सही जवाब। रिड्रेसल आपको बेटा सही
मतलब रिड्रेसल दिलवाएगा आपको, रिलीफ दिलवाएगा। रिलीफ आ गया ना तो वो रिड्रेसल है। अगर आपकी मतलब अल्टीमेटली कंप्लेंट की हियरिंग की बात करी जाती है तो इट विल बी राइट टू बी हर्ड, पर तो रिलीफ हो गया ना। रिलीफ तो सीधा कौन सा राइट से मिलता है? रिड्रेसल से। रिलीफ आपको रिड्रेसल में जाके मिलेगा। चौथा सवाल, अंकुश जी ने फाइल करी है एबीसी लिमिटेड में कि भाई अच्छा गए भी कहां पर है? स्टेट कमीशन में चले गए इस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे उनके ऑर्डर्स के साथ, और वो स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर दिया टू मतलब अंकुश, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। अब वो कहां जा सकते हैं? सही जवाब दीजिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। बेटा जब वो स्टेट में सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? नेशनल में। क्योंकि वो पहले कहाँ गए थे? स्टेट में। अब कंपनी ने क्या करा, क्या हुआ, वैसा कुछ यहाँ लिखा नहीं था, जो कि मैं ढूंढ रहा था कि शायद कुछ लिखा हो कहीं पर, कुछ नहीं लिखा हुआ। खाली ये लिखा हुआ है कि वो अनसेटिस्फाइड थे प्रोडक्ट के साथ एंड ही अपील्ड बिफोर स्टेट, जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, ही कैन अपील बिफोर नेशनल विद इन 45 डेज ऑफ द जजमेंट ऑफ स्टेट कमीशन। आखिरी सवाल, महीप जी ने डीजल की गाड़ी खरीदी 70 लाख रुपए की एक ऑटोमोबाइल कंपनी से, और उन्होंने देखा कि इंजन सही नहीं है इसका। काफी कंप्लेंट करने के बाद भी जो उनकी शिकायत थी उसका समाधान नहीं मिला उन्हें। बताइए कि वो कौन से एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में जाए जहां पर जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं। 2 सेकंड है खाली इस जवाब के लिए, 1 और दूसरा सेकंड कंप्लीट होता है। बेटा वो डिस्ट्रिक्ट में जाए, गाड़ी उनकी 1 करोड़ से कम की है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कार इज लेस देन 1 करोड़। जो गाड़ी उन्होंने खरीदी वो 1 CR से कम की है। 70 लाख बेटा कम हो गया ना आपका 1 CR से, तो एज अ रिजल्ट ही विल अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सो दैट्स इट फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। छोटा चैप्टर था, ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो या तो राइट से रिलेटेड आएंगे आपको, या फिर आपके कौन से कोर्ट में जाके वो कंप्लेंट करेंगे वो अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए। ओनली दे कैन गो 1 लेवल अप, नॉट बियॉन्ड दैट, विद इन 45 डेज ऑफ द हियरिंग। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने स्कोर मुझे कमेंट में बताना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।